हाँ भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार। ए बच्चा लोग बैठ जाओ यार। कहाँ घूम रहे हो भाई? उजड्डई की सीमा पार हो चुकी है। पार हो गई हो, आपको लग रहा हो तो रुक जाइए। हाँ बेटा। लाइट कहाँ से जलता है ये? यहाँ से तो सब ऑन है। पीछे से ऑन करो यार। बेंच के ऊपर खड़े होके कर दो, ऑन करो लाइट। क्या हुआ? और सारे स्विचेस। हाँ ठीक है, इतना सही है। चलो। ए भाई ये सुनो। बच्चा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बहुत बवाल चैप्टर है। ठीक है ना? आपको आपके अपने होने का एहसास कराएगा। थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है ना? कठिन नहीं है, बट हाँ, बहुत हल्के में लेने वाला चैप्टर नहीं है। अगर आप नहीं करके जाएंगे ये चैप्टर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 सवाल आएगा। आपकी किस्मत अच्छी रही तो तीनों आसान आ जाएगा, खराब रही तो हो सकता है कि एक आध सवाल टफ आ जाए। वैसे नहीं नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी ढंग से, थोड़ी सी भी ढंग से मेहनत कर रहा है ना, उसकी किस्मत इस बार चमकने वाली है। कारण, लेकिन मेहनत नहीं कर पा रहे हैं सर ढंग से। कर रहे हैं, बढ़िया। सुनो, देखो देखो देखो। देखो, दो चीजें होंगी। सबसे पहली बात, किसी को ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है जो इस समय इंटरनेट पर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। वन शॉट तो चल ही रहा है, जो है वो है ही। हम भी पढ़ाएंगे यार, नहीं पढ़ना है? नहीं, बकवास। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जैसे हम ऐसी पढ़ाई करते हैं कि इस चैप्टर से ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। ये पढ़ाई बहुत खतरनाक है, जहर। ठीक? क्योंकि एग्जामिनर की साइकोलॉजी को आप बिल्कुल जानते नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक पैटर्न है जो चल रहा है 2 साल 3 साल से, तो कई 2 साल पहले अलग पैटर्न था ना। तो फिर अगर आपके समय बदल गया तो आपका तो मुंह बन जाएगा। तो इस वजह से जो चैप्टर्स पढ़िए उनको पूरी तरह से पढ़िए, अच्छे से पढ़ के खत्म करिए। बहुत कठिन सवाल मत लगाइए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा रखिए। 20 सवाल दिए थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और पावर से बना के लाए हैं, बनाए ना?
तो आज थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन कम है, तो अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और आज इस चैप्टर का भी एक शीट दे देंगे, टाइम ही नहीं मिलता है यार, उसी 20 क्वेश्चन बनाने में नरक हो गया, ठीक है ना। करते हैं अभी रे ऑप्टिक्स भी करते हैं, कल संडे है ना, कल हमको थोड़ा टाइम मिलेगा तो कल हम बैठ के बना देंगे एक शीट, ठीक है ना। हाँ चल चल चल, सुन सुन सुन। अच्छा नेता देखो, इधर ध्यान दो, भैया भैया भैया, बहुत ध्यान से, बहुत आसान चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है एटम से। एटम समझते हैं? क्या न्यूक्लियस होता है यार? न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन गोल घूम रहा है? न्यूक्लियस से कौन से फोर्स से बॉन्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको गोल घुमाने के लिए जिम्मेदार है बेटा जी। इसमें बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है mv² न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई साहब? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कौन से फोर्स से बॉन्ड है? न्यूक्लियर फोर्स। इसको दुनिया का सबसे मजबूत जोड़ बोला जाता है। इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाती? और बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाती? नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक भाई, इसके ऊपर चार्ज है, आइडेंटिकल बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है 10e और इसके ऊपर चार्ज है -10e। क्लियर है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अरे होता है ना। किसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का कि प्रोटॉन का? हम कहे ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, मास वाइज ये बॉडी, मतलब ज्योमेट्रिकल मास जो होता है, जैसे अगर ये बॉडी न्यूट्रल थी, ए और बी न्यूट्रल थे तो दोनों आइडेंटिकल थे। ए और बी न्यूट्रल थे तो दोनों कैसे थे? आइडेंटिकल थे। हमने कहा ए के ऊपर +10e चार्ज है और बी के ऊपर -10e चार्ज है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बोलिए। -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ड्रॉपर है -19। ड्रॉपर है आप, तो हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको चार्ज का यूनिट कूलम पता होगा। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? yes, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हाँ नो सर बोलो, नो सर। ऐसे ही उम्मीद नीट भी कर रहा है तुमसे, नो सर बोलने वाला। जिस दिन बोल दिया नो सर, हाँ बुद्धि हरी हो जाएगी उस दिन। सोचो, अब हम कहें कि बताओ किसका मास ज्यादा है, ए का कि बी का? हाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है, स्लाइटली ज्यादा मतलब ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्या इस पे 10 प्रोटॉन ज्यादा है? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कम है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब जब ए और बी न्यूट्रल रहे होंगे तो मैंने यहां से 10 इलेक्ट्रॉन उठाए और यहां 10 इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन का मास यहां ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन? तो मास ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ ए। अरे क्लियर? 10वीं क्लास में एक एग्जाम होता है एनटीएससी, नाम सुने हैं? अब नहीं होता, पहले होता था, अगले साल से शायद फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो उसमें यह सवाल पूछा गया था। 10वीं क्लास के बच्चे के लिए बहुत अच्छा सवाल है। उसको क्या समझ आता है कि जहां प्रोटॉन ज्यादा है वहां कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो मतलब यहां 10 प्रोटॉन है और यहां 10 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे सवाल में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। अरे क्लियर है ना। तो कभी भी चार्जिंग के लिए प्रोटॉन्स, फिजिक्स में, केमिस्ट्री का नहीं पता, आयनाइजेशन वाइनाइजेशन होता है, आयंस बनती है, हर जगह चार्जिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। अब बात होती है इस इलेक्ट्रॉन के एनालिसिस की। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है तो बॉडी कैसे चार्ज बनी है? पॉजिटिव। बॉडी के ऊपर गया है तो बॉडी कैसी चार्ज बनी है? नेगेटिव। मतलब कितने तरह के चार्ज हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमको कैसे पता चला कि कोई बॉडी चार्ज है? सबसे पहला सवाल यह पैदा हुआ कि हमको कैसे पता चला कि कोई बॉडी चार्ज है। जैसे अगर हम ये पेन ले लें और एक कागज का टुकड़ा अपने हाथ के ऊपर रख लें और ऐसे रखें, चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। हम रबिंग किए तो कुछ तो हुआ जिसकी वजह से ये चिपक गया। क्लियर है ना। जो हुआ उसको हमने भविष्य में आगे चल के बहुत एनालिसिस करी, बहुत सारी बातें करी, और उसका नाम क्या रखा? चार्ज। ठीक, हमारे पास समय थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा बकैती कम करूंगा, काम की बात ज्यादा करूंगा, वरना आप लोग को थोड़ी कहानी सुनाता चार्ज वार्ज की।
कैसे बनी थी? नहीं यार, कोई काम का नहीं है ना यार, नहीं पागल हो गया हे। चलो इधर ध्यान दो। हाँ बेटा, चार्ज। तो चैप्टर शुरू होता है अपना कहां से? चार्ज। बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है रिस्पॉन्सिबल फॉर? रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल, रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल फॉर चार्जिंग कौन है भाई? बोलो बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन है क्या? क्लियर है। अगर ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, इससे मैंने n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? n इलेक्ट्रॉन्स, n इलेक्ट्रॉन्स आर विथड्रॉन। अगर इससे मैंने इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो ये बॉडी के साथ क्या होगा? बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस एन ई। क्या होगा? प्लस एन ई। ई क्या होता है? ई क्या होता है भैया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको क्या लिखते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बॉडी में से कितना कितना इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? एन। कितना? तो कितना चार्ज हो गया? प्लस एन ई। प्लस एन ई। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना संभव है? संभव है? नहीं। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे क्योंकि सब कहानी है, इसको फटाफट फटाफट खत्म करते हैं, नहीं है ना? अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? एन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? प्लस एन ई की माइनस एन ई बेटा जी, माइनस एन ई। और ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है ना? तो ये जो हमारी बॉडी हो गई, इसको हमने क्या बोला? नेगेटिव चार्ज बॉडी। नेगेटिव चार्ज बॉडी, ठीक ना? अब हमने देखा कि भैया ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के क्या मेथड्स हो सकते हैं? मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो जिसको हमने बोला क्या बाद में रख के कि मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्ज को आइडेंटिफाई कैसे किया गया कि बॉडी चार्ज है कि नहीं? तो हमने क्या करा, चार्ज बॉडी को लिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकोगे तो क्या उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए? अगर उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ मतलब बॉडी चार्ज है। बॉडी क्या है? चार्ज। क्लैरिटी है? मैग्नेटिक फील्ड में भी फेंका तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज का अपना अपना बिहेवियर होता है, ठीक है ना? तो चार्ज जो है बेसिकली वो दो तरह के बिहेवियर प्रोसेस करता है। एक का नाम है इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। वो प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। अरे क्लियर है ना? तो चार्ज को जब डिफाइन करने की बात आई तो चार्ज को डिफाइन किया गया क्या? बोलो क्या भाई? नेचर ऑफ सब्सटेंस या प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। चार्ज क्या है बेसिकली? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस, या दोनों। एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है? जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे इस डेफिनेशन की आपको और क्लैरिटी होती चली जाएगी। तो एक बात आपको यह समझ आई कि बॉडी चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसका जो चार्जिंग होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। उसका नाम रखा गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम रखा गया बेटा जी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत दुनियादारी नहीं, बेसिक बेसिक बातें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में यह कहा गया कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी। जो मिनिमम चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर वो क्या हो सकता है? ई। या तो प्लस ई या तो माइनस ई, ठीक ना? तो ई को कहा गया, ई को कहा गया बेटा जी फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इससे छोटी चार्ज की कोई यूनिट संभव नहीं, ठीक? इसकी लिमिटेशन में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की लिमिटेशन होती है। लिमिट
ग्रेविटेशन के दायरे में एक एलिमेंट आता है जिसका नाम होता है बेटा जी क्वार्क। क्या नाम होता है? क्वार्क। ठीक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये न्यूट्रॉन के अंदर पाया जाता है, दैट इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। किससे? कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग, जिसका नाम रखा जाता है आगे चल के फिजिक्स में स्ट्रिंग थ्योरी। क्या नाम रखा जाता है? स्ट्रिंग थ्योरी। क्वांटम फिजिक्स में इसका नाम रखा जाता है स्ट्रिंग थ्योरी। ठीक ना, बहुत दमदार हिस्सा है, बट हमको इतना समझना नहीं है क्वार्क के साथ प्रॉब्लम क्या है कि क्वार्क 3 के पेयर में एग्जिस्ट करता है। कितने के पेयर में? 3 के पेयर में। या तो इसमें चार्ज होगा डाउन चार्ज -e/3, ठीक है ना, या अप चार्ज बोलते हैं +1 पे, मतलब जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन होगा -e, तीनों पर मिलाकर -e, -2e, -3। अरे बात समझ रहे हैं? अगर ये ऐसे खूब सारे क्वार्क एटम्स को हम जोड़ते चले जाएं तो ऐसे चार्ज इंटीग्रेट होता चला जाता है। इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको डाउन चार्ज बोलते हैं। इतना ज्यादा मतलब कोई जरूरत का नहीं है, बट फिर भी पता रहना चाहिए। अप चार्जिंग जब होती है इसमें, जब ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ये होते हैं E होते हैं, 2E होते हैं, एंड सो ऑन। मतलब जैसे जैसे ये जुड़ते चले जाते हैं। तो सोचो 3 एटम में फंडामेंटल कितना चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन। दिक्कत ये है कि ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। अगर एक एटम, इसका क्वार्क का एक एटम अकेले एग्जिस्ट करता तो वो कितना चार्ज ले जाता? E की E/3, नेगेटिव में E/3, माइनस में प्लस में E/3 या 2E/3, यही तो चार्ज बनाता। अरे बात समझ रहे हो? तो क्या तब फंडामेंटल यूनिट E रह जाता? नहीं, तो E टूट जाता। लेकिन अभी E टूटा नहीं है। क्यों नहीं टूटा है? क्योंकि ये अकेले स्टेबल नहीं है। अरे क्लैरिटी है ना? इन तीनों को जोड़ के रखने का काम ऐसा माना जाता है कि एक वर्चुअल स्ट्रिंग है जिसका नाम कहा जाता है क्वांटम स्ट्रिंग, और उसी को आगे चल के पढ़ाया जाता है स्ट्रिंग थ्योरी। कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज जो जुड़ी हुई है वो एक स्ट्रिंग के माध्यम से जुड़ी हुई है। अगर हम यहां से कोई इंटेंगलमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली दूसरी जगह भी चेंज हो रहा है। क्लियर है ना? जैसे हम कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ इन 8 मिनट 48 सेकेंड। 8 मिनट 48 सेकेंड में लाइट कहां से कहां चल के आती है? सन से लेकर अर्थ तक। लेकिन सोचिए अगर ऐसा होता वास्तविकता में, जो समय बीत रहा है ना 8 मिनट 48 सेकेंड का, वो आपके लिए बीत रहा है, उस फोटोन पार्टिकल के लिए नहीं बीत रहा है। क्यों? क्योंकि इफ यू आर ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट द टाइम विल रिमेन कांस्टेंट। समय में कोई चेंज होने वाला नहीं। अगर मैं लाइट की रफ्तार से उड़ा, मैं यहां से गया मंगल ग्रह से वापस आया, पता चला यहां 200 साल बीत गए, मुझे कोई चेंज नहीं महसूस होगा। बात समझे? ये आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि जो समय है वो रुक जाता है व्हेन यू आर ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ लाइट, और इसी को कहा जाता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। कि अगर हम यहां पर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किए हैं, साइमल्टेनियसली ये डिस्टरबेंस दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। समय आपके लिए बीत रहा है, उस डिस्टरबेंस के लिए नहीं, क्योंकि वो किस रफ्तार से दौड़ रहा है? विद द स्पीड ऑफ लाइट। अगर यहां से 200 लाइट ईयर दूर मुझे जाना है और मेरी कार लाइट की रफ्तार हो सकती है, तो मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 200 लाइट ईयर दूर पहुंच जाऊंगा। फोटोन ऐसे चलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि रोज सुबह उठ रहे हो तो सूरज से रोशनी चल रही है और तुम्हारे धरती तक आ रही है। नहीं, इट इज ऑलवेज अवेलेबल ना। जब तुम्हारी धरती गोल घूम रही है और जब तुम सन के सामने पहुंच रहे हो तो क्या तुमको रोशनी लग रही है? यही फोटोन जो तुमको यहां रोशनी दे रहा है, इसी समय वो यहां भी है और इसी समय वो सन पे भी है। अरे बात समझ रहे हो? ये थ्योरी चलती है जब हम लाइट की रफ्तार से दौड़ते हैं। तो यही कहानी यहां आ जाती है कि अगर हम एक चार्ज पार्टिकल ले लें और उस चार्ज पार्टिकल को लाइट की रफ्तार से दौड़ा दें। किसकी रफ्तार से? लाइट की रफ्तार से। जैसे अब हम कहें कि एक हमारे पास चार्ज है, जिसका एक बॉडी है जिसका चार्ज है Q और मास कितना है M। अगर इसको हम लाइट की रफ्तार से दौड़ा दें या इन कंपैरिजन टू द स्पीड ऑफ लाइट लेकर जाएं, तो जो मास होगा इसका, रेस्ट मास m0 था और चार्ज कितना था? Q0 था। तो इस समय इसका जो मास होगा वो होगा m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक। और जो चार्ज होगा वो होगा Q0। चार्ज में कोई बदलाव नहीं होता। चार्ज को कहा जाता है कि इट इज इनवेरिएंट।
क्या बोला जाता है? इनवेरिएंट। और यहां से एक टर्म निकल के आता है जिसको क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहानी सुना रहे हैं, बस कहानी सुनते चले जाइए, एक धागे में आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन जाएगा। क्या बोलते हैं भैया? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब इस यूनिवर्स में जो चार्जेस हैं उनका नंबर फिक्स है, उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता, उनको किसी भी तरह से किसी और वेरिएबल क्वांटिटी से एसोसिएट नहीं किया जा सकता। जैसे हम कह रहे हैं कि ये मास बढ़ गया, मास बढ़ा, तो मास कैसे बढ़ा होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास कभी सुने हैं? तो मास कैसे बढ़ा? मास तो कंजर्व रहता है, तो बढ़ा कैसे? मास बढ़ा कैसे? मैं कह रहा हूं कि एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई? मास में। क्लैरिटी है ना? जैसे ये मास का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, ऐसे ही लेंथ का भी फॉर्मूला होता है, एल नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² बाई c²। इसका नाम रखा जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही टाइम का फॉर्मूला होता है 1 - v² अपॉन c²। अब सोचिए अगर आप लाइट की रफ्तार से चल दिए तो आपका समय क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। वो बीत ही नहीं रहा है, वो जहां है वहीं रुका हुआ है। बात समझे हैं? हम लाइट की रफ्तार से एक जगह गए और वहां से लौट के वापस आ गए। क्लियर है? जिसको हम आगे चल के एनर्जी चैनल्स बोलते हैं, वार्म होल्स बोलते हैं। ठीक है ना? ऐसी जो हाइपोथेटिकल बातें हैं, इन हाइपोथेटिकल बातों का भी अपना बहुत वजूद है। ठीक, तो कभी बात करेंगे इस पर, जैसे प्लेनेटरी सिस्टम, ग्रह। ठीक है ना? ये सब हमारी जो पुरानी जनरेशन थी इनको बहुत बेहतर पता था। बात समझ रहे हो ना? तो हम नहीं जानते कि उस समय क्या टेक्नोलॉजी थी क्या नहीं थी। जैसे इतना बड़ा पिरामिड बना दिया, पिरामिड देखे हो ना, गीजा वाला, वो एक सरप्राइज एलिमेंट है भाई। अगर उसके कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? उसके अंदर होल्स बनाए गए हैं, उसके अंदर कैविटीज हैं, कैविटीज के अंदर अलग अलग आर्किटेक्चर्स हैं। उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया, कैसे बनाया गया होगा? कोई टेक्नोलॉजी रही होगी तभी तो बनाया गया होगा। हम थोड़ी जानते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो कहीं ना कहीं चीजें हमने खोई है। क्लियर है? तो धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारा सिविलाइजेशन बदलेगा और आगे जाएंगे। जैसे पहले हम स्पेस में जा रहे थे तो कचरा फेंक रहे थे, स्पेस में हमको समझ आया कि नहीं, स्पेस में बहुत कचरा हो गया, तो अब ऐसा काम करना चाहिए कि स्पेस में कचरा कम बढ़े। तो हमने ऐसे रॉकेट्स बनाए जो रीयूजेबल हो, जाएगा लॉन्च करेगा, लॉन्च करके वापस आ जाएगा, तो स्पेस में कचरा कम जाएगा। क्यों? आने वाले समय पे स्पेस टेक्नोलॉजी और बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? डिब्रीज अगर आने वाले 100 साल बाद धरती मैया के चारों तरफ इतनी डिब्रीज हो जाएंगी कि हो सकता है कि वही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक दूसरे से टकराएं, और टकराने के बाद जैसे मान लीजिए दो चीज आ रही है, एक टकराई और धरती मैया की तरफ चल पड़ी। बात समझ रहे हैं ना? तो एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर उतनी काइनेटिक एनर्जी से यहां गिरेगा तो हो सकता है पूरा पटना हिला के रख दे। बात समझ रहे हैं ना? इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी। तो डिब्रीज को क्लियर किया जा रहा है, उसके लिए भी स्पेस क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं जो जाएंगे स्पेस में और वो सारा वहां का कचरा साफ करेंगे, साफ करके एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट लेके जाएंगे। तो ये सब बातें हैं। ठीक है ना? तो हम बात कर रहे हैं किसका भैया? किसके इनवेरिएंट होने का? चार्ज के। मास इनवेरिएंट है? नहीं, मास बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? कि जब वो दौड़ रहा है तो वो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। अरे बात समझ रहे हैं? उसी काइनेटिक एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मास में। हम कहते हैं कि जब ये बॉडी दौड़ रही है तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? मास में। इस वजह से मास इसका बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप लाइट की रफ्तार में होंगे तो मास आपका कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। बात समझ रहे हैं? तो भाई ये तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं हुआ ना, किसी बॉडी को लाइट की रफ्तार से दौड़ाना। ठीक, तो यहां हमारे पास एक कहानी क्लियर हो गई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको हम लाइट की रफ्तार से लेके जा रहे हैं तो उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जब हम बात करते हैं ना मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो देखो जब कोई चार्ज रुका होता है, स्टैटिक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्या है? जीरो है। तो वो जो फिनोमेना प्रोसेस करता है जो आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, अगर कोई चार्ज है उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ रहा है तो वो क्या प्रोसेस करता है? इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आपने एक पार्ट में पढ़ लिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ चुके हैं, उसी का एक वर्जन आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा है
कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ क्यू प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। हम सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, ये बात जानते हैं कि नहीं आप? हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब कैसे इलेक्ट्रॉन हैं, एक्सेलरेटेड। इसके इलेक्ट्रॉन भी कैसे हैं, एक्सेलरेटेड, सब रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? कुछ रेडिएशन हमको नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हमको नहीं पहुंचाते हैं। एक आयरन बार है, वो रखी हुई है, रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, रेडिएशन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो रेड हॉट हो जाएगा, उसको हाथ लगाने में भी आपको मतलब सोचना पड़ेगा। अरे बात समझ रहे हैं? ज्यादा गर्म कर देंगे तो क्या व्हाइट लाइट हो जाएगा, और ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या वो एक्सरेज और यूवीज में चला जाता है, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज में। बट आयरन की औकात नहीं होती अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज प्रोड्यूस करने का, उसके लिए हमको और दूसरे हीटिंग एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है ना? वेपोराइज होना स्टार्ट कर देता है। क्या यहां तक कहानी समझ आ रही? अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो वो बस केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। दौड़ रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। कैसे दौड़ रहा है? कांस्टेंट रफ्तार से। अरे बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटेड मोशन में है, चाहे वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप कभी भी ऐसे मत जोड़िएगा कि सर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की कहानी पूरी अलग है। वहां एनर्जी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, साइमल्टेनियसली किसमें चली जाती है? मैग्नेटिक में, फिर मैग्नेटिक से कहां आती है? इलेक्ट्रिक में। ये कन्वर्जन चलता है। यहां ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है और मैग्नेटिक एनर्जी अलग है। क्लियर है? यहां तक बेसिक बेसिक बातें हैं चार्ज की। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगले हिस्से में, मेथड ऑफ चार्जिंग। नाम सुने कि भाई ये तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर को अगर हम मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, मतलब हम बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। अरे क्लियर है ना? तो मेथड ऑफ चार्जिंग में बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। एक को बोला जाता है कंडक्शन और एक को बोला जाता है इंडक्शन। ठीक है, इसी में एक तो और घुस जाता है जिसका नाम होता है फ्रिक्शन, रबिंग। वो भी एक तरह से कंडक्शन ही है, कोई नई चीज नहीं है। कंडक्शन में क्या है कि मान लीजिए कैपेसिटर का नाम सुने हैं? ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यहां पर एक बैटरी लगी होती है V वोल्ट की। ये बैटरी पता है क्या करती है? यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाती है और यहां रख देती है। मतलब पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, ये भी प्लेट न्यूट्रल है और ये भी प्लेट कैसी है? न्यूट्रल है। जैसे ही यहां बैटरी लगाएंगे, यहां पर की को क्लोज करेंगे, ये बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन को उठाएगी, यहां रख देगी, तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। और यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्या? ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। इस चार्जिंग को बोलते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाई कंडक्शन। भर के पढ़ना है हमको, समझ रहे ना? चार्जिंग बाई कंडक्शन इच्छा भर पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि तोते उड़ने लग जाएंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद अगला हिस्सा क्या है? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। रबिंग से जो चार्जिंग हुआ उसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इंडक्शन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि अगर मान लीजिए हम कहे कि हमने एक रॉड ले ली, इबोनाइट की रॉड होती है, इसको जब फर के ऊपर रब किया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फर के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो ये चार्जिंग कैसा हुआ? इंडक्शन की फ्रिक्शन। रब किए हो तो कैसा चार्ज है? फ्रिक्शन। अब इसके बगल में तुमने एक बॉडी रख दी, क्लियर है ना? क्या इस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं कि है ही नहीं? है, लेकिन ये बॉडी न्यूट्रल है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या करता है? टेम्पररली ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अरे खींचेगा तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। जब इसी चार्ज की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि इस सरफेस से चार्ज उड़ पड़ता है। क्लियर है? उसको बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज।
क्या बोलते हैं? लीकेज ऑफ चार्ज। कैपेसिटर्स में आपको थोड़ा और पढ़ने समझने को मिलेगा। तो देखिए यहां पर कैसा चार्ज बन गया? नेगेटिव। क्लियर है? यहां पे कोई चार्ज था नहीं, ये नेगेटिव क्यों बना? इसी के इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए? सरफेस पर। कहां पर आ गए? सरफेस पर। क्लियर है? कैसे आए? पॉजिटिव चार्ज था, इसने इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, तो पॉजिटिव चार्ज की अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? वो एनर्जी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। अरे हुआ ना? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, यहां पहुंच गया, तो जहां चला वहां खाली जगह बनी, बची कि नहीं बची? बची। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहां खाली जगह बची है, कैसा चार्ज हुआ? पॉजिटिव। तो इधर खिंचाव है कि नहीं है? बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और ऐसे होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और लास्ट में इस वाली सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। जितना यहां नेगेटिव उतना यहां पॉजिटिव। अट्रैक्शन हो जाएगा क्या? अरे अट्रैक्शन हो जाएगा ना भाई। ये इसको चिपका लेगा कि नहीं चिपका लेगा? चिपका लेगा। लेकिन सोचो, क्या इस बॉडी के ऊपर कोई नेट चार्ज है? नेट चार्ज कितना है? जीरो। क्यू नेट कितना है? जीरो। क्या इस पॉजिटिव चार्ज को मैं लोअर एनर्जी लेवल बोलूं? अरे बोलूं? यहां मेरा इलेक्ट्रॉन आया है क्योंकि एक्साइटेशन हुआ है, और एक्साइटेशन हुआ है तो क्या डी एक्साइटेशन भी होगा? क्या फिर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जब जाएगा तो फिर क्या ये बॉडी चार्ज रह जाएगी? नहीं, ये अपनी जगह पे पहुंचा तो ये अपनी जगह पर आया, बॉडी फिर से न्यूट्रल। और ये अगर ये कागज का टुकड़ा है और ये तुम्हारी पेन है, तो कागज का टुकड़ा फिर थोड़ी देर बाद छूट जाएगा। लगाते हैं चिपकाते हैं, चिपका रहेगा जीवन भर? नहीं, थोड़ी देर बाद छूट जाएगा ना। क्यों छूटा? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो वो डी एक्साइट भी होगा, रोक नहीं सकते आप उसको। अरे बात समझे है ना? तो जब डी एक्साइटेशन होगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, फिर से ये छूट जाएगा। अरे बात समझे हैं? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। इसी वजह से चार्जिंग बाई इंडक्शन को बोलते हैं टेम्पररी मेथड ऑफ चार्जिंग। इसको परमानेंट बनाने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। वो सब अभी आगे और हमको पढ़ने को मिलेगा। तो ये बताइए, यहां तक कोई समस्या? मोटा मोटा चार्ज की बात समझ आई? सबसे पहले चार्ज क्या है? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन है ना। बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉडी कैसी चार्ज? पॉजिटिव। बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गया तो बॉडी? क्लियर है क्या? पक्का भाई साहब? जो चार्ज बनेगा क्या वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ अरे कहानी क्लियर है जी? इसको बोलते हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। प्लस माइनस एन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं? एक बॉडी, दो आइडेंटिकल बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, भारी कौन होगी? क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कम है। अरे क्लियर है क्या? क्या हम अगर किसी मास बॉडी को लाइट की रफ्तार से दौड़ा दें तो उसका मास बदल जाता है? क्या चार्ज भी बदल जाता है? क्या चार्ज इनवेरिएंट होता है? चार्ज के नंबर में कोई चेंज होने वाला? अरे क्लियर है क्या? क्या इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से भी एसोसिएट किया जाता है? क्योंकि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, उनका यूनिवर्स में नंबर कांस्टेंट है, उनको किसी और दूसरी एनर्जी या किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ एसोसिएट भी नहीं किया जा सकता। जैसे मास को एनर्जी के साथ कर लेते हैं ना, मास को एनर्जी के साथ करते हैं ना, लेकिन चार्ज किसी के साथ एसोसिएट नहीं होता, चार्ज इनवेरिएंट भी होता है। अरे क्लियर है क्या? जब कोई चार्ज दौड़ता है तो वो कौन कौन से इफेक्ट देता है? दौड़ता हुआ चार्ज, दौड़ते हुए की क्या दो कंडीशन है कि कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ रहा है या कांस्टेंट रफ्तार से नहीं दौड़ रहा है। अगर कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और मैग्नेटिक फील्ड देगा, अलग अलग। अरे क्लियर है क्या? अगर वो कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में या कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं दौड़ रहा है तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा? अरे क्लियर है क्या? और अगर रुका हुआ है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? क्या उसी के बारे में हमको पढ़ना है। चार्जिंग के कितने मेथड्स हैं? कंडक्शन में क्या डायरेक्ट बैटरी लगा के इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं? क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन देती है?
बैटरी इलेक्ट्रॉन नहीं देती। बैटरी इज जस्ट क्रिएटिंग एनर्जी डिफरेंस। क्या भाई साहब? ताकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बैटरी चार्ज वार्ज देने का काम नहीं कर। चार्जिंग ऑफ बैटरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम बैटरी चार्ज कर रहे हो, बैटरी के अंदर चार्ज डाल रहे हो, नहीं। अरे बात समझ रहे हो ना? नाम तो ऐसे क्यों रखा सर? तो अंग्रेजी ऐसे खतरनाक है थोड़ी। चार्जिंग ऑफ बैटरी का बेसिक सा मतलब है कि उस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को आप पॉजिटिव पे अलग और नेगेटिव पे अलग कर रहे हो, दैट्स इट। क्लियर है? वही बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो वही इलेक्ट्रोलाइट्स रिकंबाइन होकर फिर से न्यूट्रल हो जाते हैं। जैसे जैसे वो न्यूट्रल होते चले जाते हैं, वो एनर्जी रिलीज करते चले जाते हैं, वही एनर्जी आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। क्लियर? अरे बात समझ रहे हैं? क्लियर है? तो अगर यहां कंडक्टर की जगह हम लकड़ी लगा लेते और बैटरी चार्ज देना होता, तो बैटरी तो लकड़ी को भी चार्ज दे देती, लेकिन वो लकड़ी को चार्ज नहीं देती है। किसको दे रही है? कंडक्टर को। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस जानते हो ना? फ्री इलेक्ट्रॉन बॉडी को चार्ज बनाएगा, वो बॉडी को न्यूट्रल रखता है। कैसा रखता है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन बॉडी को, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बॉडी को चार्ज बनाएगी। एक्सेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाएगा, डेफिशिएंसी पॉजिटिव बनाएगी, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज क्रिएट। ये कंडक्टर है, क्या इसके पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बॉन्डेड हैं। अरे क्लियर है क्या? वो अपने आस पड़ोस के एटम के जो न्यूक्लियस है उनसे भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन से भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। अरे बात समझ रहे हो ना? लेकिन वो कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर रहे। जैसे बैटरी लगाई, बैटरी ने क्या किया? यहां वाले फ्री इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां रख दिया, तो यहां कैसा चार्ज बन गया? नेगेटिव। यहां कैसा? पॉजिटिव। अरे क्लैरिटी है? और जैसे ही आप यहां शॉर्ट करेंगे, खट से ये न्यूट्रल हो जाते हैं। यहां का सारा नेगेटिव चार्ज यहां चला जाता है। कहा हो नेता, कहां घूम रहे हो? चौराहा। फ्रिक्शन की चार्जिंग समझ आती है? इंडक्शन की चार्जिंग समझ आई? क्या इंडक्शन से, जब केवल इंडक्शन से चार्जिंग होती है, तो जो दूसरी बॉडी है ये उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट करता है? नहीं। नेट चार्ज कितना रहेगा? नेट चार्ज कितना रहेगा? 0। उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं। क्या होगा? बस क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा केवल? अरे क्लियर है ना? इतनी सी बात है जो चार्ज के बारे में आपको जाननी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये देखो पहला सवाल कह रहा है, वन क्वांटम ऑफ चार्ज शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द चार्ज इन कौन सा? कौन सा? कौन सा? बी ना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोला। सबसे छोटा चार्ज यही तो है ना? क्वांटम का मतलब वही नंबर 1, एन की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। सुनो, ये कह रहा है इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट 0। कौन सा हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ चार्ज। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पढ़, कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन क्या होगा? 0। जितना नेगेटिव एक तरफ दिखेगा, दूसरा पॉजिटिव उतनी तरफ आ जाएगा। चल और देख, यहां कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट है चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल्स टू c/2 वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, देन न्यू चार्ज ऑन इट क्या होगा? क्या इनवेरिएंट होता है? चार्ज में कोई चेंज नहीं होता। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रॉन्ग? चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज इज कंजर्व, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट। हाँ, एनी स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक है। हाँ, तो रॉन्ग ही तो यही तो होगा ना, डी ही तो होगा ना। तो वही गलत है तो सही है ना? खतरनाक सवाल पता कब आता है? जब लिख के आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। सबसे तगड़ा गेम वही बचता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। करेक्ट अलग, इन उधर लिखा हुआ है, करेक्ट इधर लिखा हुआ है। भाई साहब देखो भाई, अब हुआ क्या? अब हुआ क्या कि दो चार्ज बॉडीज थी, दो चार्ज बॉडीज थी। अगर दोनों लाइकली चार्ज हैं तो वो क्या करती हैं? रिपेल। और अनलाइकली चार्ज है तो एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव,
या एक नेगेटिव, नेता नेता बस ध्यान से, दूसरा नेगेटिव तो क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। सुनना बच्चा, सुनना बहुत ध्यान से। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो क्या होगा? अट्रैक्शन। एक पॉजिटिव दूसरा न्यूट्रल, एक नेगेटिव दूसरा न्यूट्रल, क्या होगा? अट्रैक्शन। रिपल्शन कुछ नहीं, कुछ नहीं, अट्रैक्शन। अरे अभी तो पढ़ाया यार, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़े ना। जैसे तुम कागज के टुकड़े को लेके ऐसे हाथ में रख के चिपकाए हो, क्या कागज का टुकड़ा चार्ज है? अगर अगर कागज का टुकड़ा चार्ज होता तो तुम अपनी कॉपी बंद कर पाते? नहीं। कागज का टुकड़ा कैसा है? न्यूट्रल। कैसा है? फिर भी अट्रैक्शन हुआ क्या? अरे हुआ ना? नहीं समझ आया? अट्रैक्शन हुआ ना? किसके मेथड से? इंडक्शन से। तो परमानेंट चार्जिंग हो रही है या टेम्पररी? क्या फिर से वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह चले जाएंगे? तो ये जो अट्रैक्शन होता है ये किस कारण होता है? अट्रैक्शन बाई, बोलो बोलो, अट्रैक्शन बाई इंडक्शन। अट्रैक्शन बाई इंडक्शन। समझ पाए? अच्छा, क्या दो लाइक चार्ज बॉडीज कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं? कर सकती हैं? कर सकती हैं, कर सकती हैं। सुनिएगा, टू, बेटा जी ध्यान से, टू लीगल है, अच्छा। टू लाइकली चार्ज बॉडीज कैन attract each other when the size difference is very large. When the size difference is very large. अगर एक बॉडी बहुत बड़ी है और दूसरी बॉडी बहुत छोटी है तो इंडक्शन का फिनोमेना वहां भी हो जाता है। अरे क्लैरिटी है? तो क्या हो जाता है? तो वहां पे अट्रैक्शन हो सकता है। अरे क्लियर है? बट फिर भी तुम लोग यार इधर उधर मत भटको यार, पढ़ाई करो यार। ठीक है, तुम में से कोई लाइकली चार्ज है क्या? तो फिर काहे खुश हो रहे हो? अच्छा, अरे सुन यार, सुन भाई, सुन यार, सुन। अच्छा बस, यहां तक कहानी क्लियर है भाई? लाइकली चार्ज बॉडीज लाइकली चार्ज बॉडीज क्या करती हैं? रिपल्शन। और अनलाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्शन। एक पॉजिटिव है और एक न्यूट्रल है, तो वो भी क्या कर रही है? अट्रैक्शन। एक नेगेटिव और न्यूट्रल है तो भी अट्रैक्ट। अगर मैं एक बात कहूं, रिपल्शन, ध्यान से सुनना, ऐसे अंग्रेजी लिख के आएगा, रिपल्शन इज द श्योरिटी टेस्ट दैट बोथ द बॉडीज आर चार्ज। अरे सही है कि गलत है? बोथ द बॉडीज आर चार्ज। बोल भाई, सही है कि गलत है? सही है। यही अट्रैक्शन भी लिख के आएगा। अट्रैक्शन है क्या? नहीं। एक पॉजिटिव है एक न्यूट्रल है, क्या अट्रैक्शन हो गया? तो दोनों बॉडी चार्ज है क्या? नहीं। नेगेटिव और न्यूट्रल है, चार्ज है क्या? नहीं। फिर भी अट्रैक्शन हुआ। ठीक है। अच्छा सुनो, अच्छा बस यार, अब भटकाओ मत तुम लोग यार। तो तुम लोग मुझे देख के हंस रहे हो बे? हमारा शादी हो गया है। ए भाई सुनो, भाई प्लीज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं करेगा। ए भैया बस, अब सुनो। अब इसके बाद आए भाई साहब गुलाम। कौन आया? गुलाम। गुलाम ने कहा कि अगर दो चार्ज बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रही हैं, तो दे आर फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या भाई साहब? दे आर फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। सुनना, अब यहां से तुम्हारी कहानी शुरू होती है कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। देख बेटा देख, बहुत ध्यान से सुनना, काम की बात है, छोटी छोटी बातों से ही सवाल बनते हैं।
एक चार्ज है अपने पास Q1 और दूसरा चार्ज है अपने पास Q2। अरे क्लियर? एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इनके बीच का गैप है R। बीच का गैप कितना है? R। अगर ये लाइकली चार्ज हुए तो ये क्या करेंगे? ओह नेता, बस इधर देख ले यार, कितना खुश हुए जा रहा है। ए भाई बस यार, ए टाइम पास नहीं यार। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन भाई साहब। सुन 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 सुन, बस अब हो गया कॉमेडी यार, खत्म, अब इस बात में कोई कॉमेडी नहीं रही। तो यहां पर एक फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ऐसे लिखा जाता है। और यहां पर फोर्स लगेगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। और F21 जो होगा वो बराबर होगा किसके? माइनस F12 के। मतलब दे आर इन एक्शन रिएक्शन पेयर। सुनते जाना एक एक बात, एक्शन रिएक्शन पेयर। अरे क्लियर है क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर मैं इस पूरे हिस्से को एक सिस्टम मान लो, क्या मान लो? सिस्टम। तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम, नेट फोर्स ऑन सिस्टम 0। एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम, अबे 0 यार। अरे क्लियर है ना? सिस्टम के एक्सलरेशन को एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। सिस्टम के एक्सलरेशन को क्या बोला जाता है? एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया तो यहां से दो बात निकल के आती है, या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। इस लाइन से बहुत बढ़िया सा सवाल बनेगा आपकी आंखों के सामने, जो एक लाइन का होगा, लेकिन अगर आप ऐसे सवाल से नहीं गुजरे रहेंगे तो यह सवाल आपको भारी पड़ जाएगा एग्जाम में बैठकर। एक चार्ज कह देगा 2 माइक्रोकुलाम, दूसरा चार्ज कह देगा मान लीजिए आपसे 8 माइक्रोकुलाम। कह दिया गया इनके बीच का गैप वैप कुछ नहीं, कहीं रखे हुए हैं। दे आर प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस इन स्टेट ऑफ रेस्ट। एक का मास है 2 ग्राम और दूसरे का मास है कितना? 4 ग्राम। एक का मास है 2 ग्राम और दूसरे का मास कितना है? 4 ग्राम। when both the balls are released, when both the balls are released, एकदम स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखे हुए, then what will happen? They will attract each other or repel each other? रिपेल करेंगे ना, रिपेल करेंगे ना। सवाल पूछा, फाइंड ये ए, ये ए, ये बी, फाइंड द position of, find the position of A when B displaces by 2 मीटर। जब B 2 मीटर चला गया तो A कितना दूर जाएगा? तो क्या पता चला यहां से? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। देख ये दोनों ऐसे मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, रखा हुआ है ना। मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0। छोड़ दिया मैंने, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया क्या? ये इसके ऊपर फोर्स लगाया? अबे रिपल्शन तो होगा ही यार। क्या ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? लगाएगा ना यार। तो क्या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे, इसने जितना इस पर लगाया क्या ये भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा भाई। नेट फोर्स कितना? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 या तो कांस्टेंट। इनिशियली क्या थी? 0, तो फाइनली भी क्या रहेगी? 0। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल m1 x1 बराबर m2 x2, या रफ्तार पूछ ले तो m1 v1 बराबर m2 v2। अरे क्लैरिटी है? एक लाइन का सवाल है, मास कितने ग्राम है? 2 ग्राम। x1 निकालना है, m2 4 ग्राम, x2 डिस्प्लेसेस बाई कितना मीटर? 2 मीटर। तो x1 कितना आ गया? अबे आ गया क्या? ये सवाल था। अब यहीं चार्ज डाल देगा तो तुम सोचोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे बात समझे? कौड़ी भर का सवाल है, बात समझ रहे हो ना? बस कितनी बात पता रहनी चाहिए। ये फॉर्मूला सबको याद होता है यार, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और रिजल्टेंट निकालना सब सीख लेते हैं, कोई कठिन बात नहीं है। छोटी छोटी बातें जो पता रहनी चाहिए। अरे क्लियर है?
यहां तक कहानी समझ आई? कुछ कठिन लगा? नहीं। सोच, अगर मैं ऐसे एक सवाल बोल दूं, देख, रुक जा रुक जा रुक जा, समझते रहे, अरे सब याद करवाऊंगा यार, क्या टेंशन ले रहे हो तुम। अगर मान, मैंने बोला तेरे से, यही सवाल अभी एनर्जी में आएगा कि एक ट्रायंगल होगा, उसके तीनों कॉर्नर पे चार्ज रख देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे उसको। पहले साइड ए पर होगा, फिर वो दूर दूर जाके 2A साइड पे हो जाएगा, फिर पूछेंगे जब 2A साइड पे पहुंचा तो रफ्तार बताओ। तो वहां पे थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन भी लगता है। क्लैरिटी है ना? तो जब बेसिक्स अच्छे रहेंगे, बहुत सिंपल सवाल आएगा, इतना ही सिंपल फॉर्मूला लगेगा, m1v1 बराबर m2v2। अरे पढ़े हो? mgh बराबर हाफ mv² पढ़े हो? पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक में। जो वहां mgh था वो यहाँ kq1q2/r हो जाता है, बस इतना चेंज होगा। लेकिन जब रिलेटेबल कभी कुछ पढ़े रहोगी, आंखों के सामने से निकला रहेगा, तभी बनेगा, नहीं तो वहां जाकर नाच रहे हैं क्या पूछ लिया। अब सुनिएगा भैया, अगर मान लीजिए हम आपसे एक सवाल कहें कि ये एक बॉडी है 3 ग्राम की, 3 ग्राम कर लो, किलोग्राम तो ज्यादा हो रहा है, 3 ग्राम, इसके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकुलम। ये एक दूसरी बॉडी है 2 ग्राम की, 2 ग्राम की, और इसका चार्ज है -5 माइक्रोकुलम। क्लियर है? क्या दे विल अट्रैक्ट ईच अदर? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक ना? अगर हम तुमसे कहें कि व्हेन ये ए है, ये बी है, आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा व्हेन रिलीज्ड, जब इनको हमने यहां से छोड़ दिया तो क्या पूछा? वेलोसिटी ऑफ ए बताओ व्हेन वेलोसिटी ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आसान सवाल है। अब यही जेई मेंस में आता ना, यही अगर सवाल जेई मेंस में आता तो ये नहीं पूछता, वो कहता तो चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो वहां क्या सेंटर ऑफ मास चल रहा है? तो m1v1 की जगह फॉर्मूला हो जाता है m1v1c बराबर m2v2c। तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्लैरिटी है? लेकिन तुमसे ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं है। चलो आओ देखो, तो यहां देखो क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? m1v1 बराबर m2, m1v1 बराबर m2v2। m1 कितना हो? m1 कितना है? 3। क्या इसी का v1 निकालना है? m2 और v2, v2 2, तो v कितना आ गया? 4/3 मीटर पर सेकेंड। किधर? टुवर्ड्स बी की अवे फ्रॉम द बी? अवे। ये दादा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है दादा, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव देगा कि टुवर्ड्स ए, अवे फ्रॉम द ए, यही बताने के लिए। क्या भाई? टुवर्ड्स ए किस रफ्तार से? 4/3 मीटर पर सेकेंड। मान लो यहां पे इसकी रफ्तार हो गई 4/3, यहां इसकी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। हिसाब समझ आया? कठिन तो नहीं लगा? एकदम टाइम पास चीज है, बहुत सिंपल है, बस ये सब बातें हमको पता रहनी चाहिए। अच्छा, और बात देखो, अब क्या कहते हैं कि भैया इसके बाद एक कहानी आती है जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा जी? शेयरिंग ऑफ चार्ज। अभी जो शेयरिंग हम पढ़ने वाले हैं वो आइडेंटिकल बॉडीज का पढ़ने वाले हैं। किसका? आइडेंटिकल। जब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम पढ़ेंगे तो अनआइडेंटिकल बॉडीज की भी बात करेंगे। आइडेंटिकल बॉडीज मतलब हम कहें कि ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है बी, ये एक बॉडी है ए और ये एक बॉडी है कितना? बी। क्लियर है? और एक तीसरी बॉडी है सी, एक तीसरी बॉडी है सी। हमने कहा कि मेरी बॉडी बी पे चार्ज था क्यू, बॉडी सी पे चार्ज क्या था? क्यू। क्लियर है? ए न्यूट्रल था, एक ऐसा था न्यूट्रल। सुनना ध्यान से, ए पे टोटल चार्ज कितना है? 0। क्लियर? ये हम इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि यहीं से कूलाम्ब लॉ के सवाल बनेंगे। हमने कहा ए को हमने कांटेक्ट में रखा बी के पहले, फिर वहां से हटा के किसके साथ रख दिया? सी पे। तो फाइनल चार्ज ऑन ए, बी एंड सी। सवाल पूछा गया व्हेन ए इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ बी एंड देन विथ C, find the final charge on A, B and C। सोच, A पे चार्ज कितना था? 0।
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी एवरेज। कैसा होगा? यहां पे कितना है? 0, यहां पे कितना है? Q। कॉन्टेक्ट में रखा, all the three bodies are identical, all the three bodies are identical. First A is made in contact with B, then A is made in contact with C, B और C का कोई कांटेक्ट नहीं। A को अगर अपन B के साथ जोड़ते हैं, क्लियर है ना, तो B के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2। क्लियर है क्या? A के ऊपर कितना है? Q/2। अरे अब तो आ गया ना। अब हमने इसको यहां लगा दिया, कितना चार्ज हो गया? लगाया तो क्या एवरेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया? तो इस पर कितना? Q/2। इस पर कितना? अब इसको हम यहां लगा रहे हैं C के साथ, C के साथ। चुप रहे गधा, ध्यान से सुन। C के ऊपर चार्ज कितना है और A के ऊपर? दोनों का एवरेज होगा कि नहीं होगा? चल गएंगे। Q/4, Q/2, कुछ भी बोले जा रहे हैं। 3Q/4। अरे दादा, रे मालिक हो, हे प्रभु, इसके ऊपर चार्ज है Q, ये क्या है? C, ये तेरा क्या था? B, B के ऊपर अब चार्ज कितना आ चुका है? Q/2। एवरेज कर दोनों का, Q प्लस Q/2/2। हाँ A है, ये A है। Q प्लस Q/2/2 कितना हो गया? कितना हुआ? 3Q/4। अब मतलब हुआ कि B पे चार्ज हो गया कितना? Q/2। C पे चार्ज कितना हो गया? 3Q/4। और A पे चार्ज कितना हो गया? 3Q/4। देख, A को पहले B के साथ ले गए, फिर इसको कहां लेके गए? C के साथ। A को ही लेके गए C के साथ, उसके बाद दोनों को अलग अलग रख दिया। बता। कुछ नहीं भाई, वैसे तो क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली अगर तुम देखोगे तो मास बदल जाएगा ना, बट ऐसा नहीं है कि ये इसका कौन सा मास दिया हुआ है, ये इसका कैलकुलेटेड मास है चार्ज के साथ। ये मत सोचना कि ये 3 ग्राम था, इसके ऊपर 10 कूलाम चार्ज है, 10 माइक्रोकूलाम चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, और ये इसके ऊपर -5 माइक्रोकूलाम है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये टोटल मास है, जियोमेट्रिक मास है इस पूरी बॉडी का, उसमें चार्ज वार्ज सब जुड़ा हुआ है। क्लैरिटी है? चार्ज चाहे कितना भी हो। अच्छा, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा तेज फोर्स से रिपेल करेगा, अगर उसका चार्ज बहुत बड़ा हो गया तो? ये लग रहा था ना? लग रहा था उसको भाई, यही लग रहा था, मैं बता रहा हूं। धरती मैया सूरज को ज्यादा फोर्स से खींची है कि सूरज धरती मैया को? दोनों बराबर। बहुत मार मारेंगे तुम लोग को, समझ लेना। इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, इट इज इंडिपेंडेंट अबाउट द अमाउंट ऑफ चार्ज, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा, ये भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। ये गधेड़ों। अरे ठीक है, समझ आया? शेयरिंग ऑफ चार्ज समझ आया? पक्का भाई? यस। अब सुनना ध्यान से। क्या भाई? सुनना क्या है कि अब यहां से हम कुलाम्स लॉ की बात करेंगे कि लॉ था क्या। कि एक चार्ज है, इसका चार्ज कितना है? Q1। ये एक दूसरा चार्ज है, इसका चार्ज कितना है? Q2। अगर दोनों लाइकली चार्ज हैं तो क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये इसके ऊपर लगाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये अपने पास Q1 है, ये अपने पास -Q2 है। क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा? यहां होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहां होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो कुलाम की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी इनवर्स स्क्वायर लॉ बताना नहीं, उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बताना। ठीक है ना? तो कहा ये कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, यहां क्या हो रहा है? रिपल्शन। यहां क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। गुलाम ने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन बन रहा है, बात समझ रहे हैं ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। क्या बेटा जी? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। क्लियर है क्या? डायरेक्शन हमको पता चल जाएगा कि नहीं? डायरेक्शन पता चल जाएगा ना? सुन, अच्छा, डायरेक्शन में हम एक अंग्रेजी भी लिख दे रहे हैं। डायरेक्शन फोर्स का हमेशा होगा क्या? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अरे बुझे कि नहीं? जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब उसी लाइन के अलोंग रिपल्शन हो सकता है, उसी लाइन के अलोंग अट्रैक्शन हो सकता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया?
प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसी फोर्स को F लिखा जाता है और F को लिखा जाता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K को बोलते हैं बेटा जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्लियर है? फॉर एयर, सुनना ध्यान से, जब हम एयर की बात करते हैं तो यही K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो बराबर होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहीं से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 एंड कूलम स्क्वायर। अरे समझ आया क्या? पक्का जी? देख लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, और सुनिए बात, ये जो एयर की बात कर दी, या इसी के साथ अगर हम एक और टर्म जोड़ दें, वैक्यूम। क्या जोड़ दें बेटा जी? वैक्यूम। तो इससे ये निकल के आया कि भैया ये जो फोर्स है ना, ये मीडियम डिपेंडेंट है कि नहीं है? है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है। एक एक लाइन निकाल रहे हैं, एक एक लाइन ढंग से याद रहनी चाहिए, और ना 2 कौड़ी का सवाल आएगा और उल्टा पुल्टा आंसर करके आओगे। समझ लेना। क्या बोले भाई? बोलो, क्या बोले? क्या बोले? अनलाइक किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स। अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम। और जब भी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं, ध्यान देना, तो मैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है क्या? क्या चीज? मीडियम डिपेंडेंट कैसे है ये पूछ रही है, तो बता रहा हूं, रुक तो। अभी तो मैं बोला कि है। क्यों? क्योंकि एयर के लिए K का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अलग अलग है। क्लियर है? जैसे हम किसी मीडियम में जाएंगे तो मेरा एप्सिलॉन नॉट और K यही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाता है। कैसे बदलता है, क्या होता है, वो सब समझा रहे हैं। है पेशेंस। ठीक है ना? तो अगर हम बात करते हैं फॉर एनी मीडियम, अगर हम किसी मीडियम में चले गए मित्र, तो किसी मीडियम में क्या होगा कि आपका एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाएगा किससे? एप्सिलॉन एम से। एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस हो जाएगा? एप्सिलॉन एम से। समझ आ रहा है? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है? आसान चैप्टर है भाई, भरोसा रखो। एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाता है? एप्सिलॉन एम के। किसके? एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को पढ़ते हैं एब्सोल्यूट, एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर या वैक्यूम। सुनना। और एप्सिलॉन एम को पढ़ते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या पढ़ते हैं? मीडियम। अच्छा, अब क्या होता है कि हर मीडियम का अलग अलग एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालने से अच्छा है कि हम ये देख लें कि कोई मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में कितना परमिटिव है। उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। सुनिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए। रिलेटिव, क्या बेटा जी? रिलेटिव परमिटिविटी। इसी का दूसरा नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है बेटा जी? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सुनिएगा, अभी पूरा पूरा टर्म एक एक लाइन आपके सामने निकाल के रखते हैं। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को लिखते हैं के। क्या लिखते हैं बेटा जी? के को क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये के छोटा के होता है और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के जो है वो बड़ा के होता है। बात समझ गए? दोनों में कोई अंतर नहीं, बस केवल नामकरण का अंतर है, थोड़ा बिहेवियर का अंतर है। ठीक? काम दोनों जगह एक ही हो रहा है,
इसकी जो जनरल प्रेफरेंस होती है वो सॉलिड बॉडीज के लिए होती है और इसकी जनरल प्रेफरेंस लिक्विड बॉडीज के लिए होती है। अरे बात समझ रहे हैं? क्लियर है? और सुनिए कहानी, दोनों एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं। अब देखिए एक बात समझिएगा, फिर इसी पे आएंगे दोबारा। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें, क्या कहें, कि ये एक चार्ज है Q1, क्या है? ये एक चार्ज है Q2, दोनों प्लस चार्ज हैं। क्या दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? रिपेल करेंगे। हम कह रहे हैं इनके बीच का गैप है A। इनके बीच का गैप कितना है भैया? सुनिएगा ध्यान से, सुन रहे हैं ना? अरे हाँ ना तो बोल लिया करो बे। कितना है? A -Q2 लिख लिए, क्या दिक्कत है? तो ये बताओ अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल? अट्रैक्ट करेंगे ना। ये प्लस, ये क्या है? माइनस। सुनो, क्या इस पर अट्रैक्शन इधर होगा? क्या होगा? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। हम कह रहे हैं यहां से B डिस्टेंस पर एक दूसरा अट्रैक्शन कोई है, -Q3। अरे है कि नहीं? ये भी इस बेचारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अरे क्लैरिटी है कि नहीं? अबे समझ यार, छोड़। क्या ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रही है? इसको क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। तीसरे के आने से दूसरे के अट्रैक्शन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये इंसानी जीवन नहीं है, सब शक्तियों के परे। अरे समझो, फोर्स बिटवीन द, ब्रो ध्यान से, यहीं से सारा कॉन्सेप्ट उठेगा अगला एप्सिलॉन आर वाला, फिर वहीं वापस आएंगे। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, नेचर, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। जब भी मुझे F12 लिखने के लिए कहा जाएगा तो मैं लिखूंगा क्या? KQ1Q2 अपॉन A स्क्वायर। यहां माइनस आएगा, एक प्लस चार्ज है और एक कैसा चार्ज है? माइनस। क्या यहां माइनस लगा दे? नहीं, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, हम स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर नहीं करते हैं। याद करो, अभी फॉर्मूला बनाए थे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अरे क्लियर है क्या? तो F12 कितना आया बेटा जी? KQ1Q2 अपॉन A स्क्वायर। F13 कितना हो जाएगा? KQ1Q3 अपॉन A स्क्वायर। 2B स्क्वायर। हाँ, 2 के होने से 3 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 के होने से 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 को प्रॉब्लम बहुत होगा, क्योंकि इनकी एक जगह से खिंचाई होने वाली, अब इधर भी खींचे जाएंगे, इधर भी खींचे जाएंगे। अरे बात समझ रहे हैं? क्या नेट खिंचाई बढ़ जाएगी? अरे बढ़ेगी ना यार, ये हो जाएगा नेट फोर्स। क्या नेट फोर्स बढ़ जाएगा? घट भी सकता है भाई, वो तो इसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अरे बात समझ रहे हो ना? बट तो यहां क्या पढ़े, यहां क्या पढ़े, यहां क्या पढ़े, क्या अंग्रेजी क्या लिखे बोलो? फोर्स बिटवीन, बोल भाई बोल भाई, फोर्स बिटवीन, बोल यार, टू चार्जेस इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? इज इंडिपेंडेंट ऑन, किस पर? इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन, नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। बट नेट फोर्स ऑन चार्ज विल चेंज। बोल हाँ कि ना? दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है उसको तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। काश इंसानी जीवन में भी ऐसा होता। हाँ, कौन सी मौसी? ये कौन मौसी है?
अच्छा, कार्टून बहुत देख रहे हो तुम। उम्र बड़ा नहीं हो रहा है तुम्हारा? ए, एनिमीज, अच्छा। है भाई, एनिमेज मत देखा करो यार, बकवास चीज है भाई। ए सुन यार, इधर ध्यान दे भाई। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज force between two charges is independent of position, nature and magnitude of third charge. But net force change होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। अब सुन 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 सुन, देख हुआ क्या। यहां पर चार्ज था प्लस क्यू वन। ए भाई, ये बस बकवास नहीं। यहां पे चार्ज था प्लस क्यू टू, एयर में रखा था। इनके बीच का गैप ए था। कितना गैप था भैया? ए। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा? के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए स्क्वायर, या अपन लिख ले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम इसी चार्ज सेटअप को उठाए और इसको उठा के पानी में डाल दिए। जब आप छपाक से पानी में डाल देंगे, पानी में डाल दे रहे हैं, तो अभी आप क्या पढ़ के आए? यहां से क्या लाइन पढ़े? force between the two charges is independent of the position, nature and magnitude of third charge. यहां कोई तीसरा चार्ज है? क्या ये चार्ज कभी मास से इंटरेक्ट कर सकता है? अबे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चार्ज और चार्ज के बीच में होगा ना। चार्ज और मास के बीच में तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा। तो फिर फोर्स कैसे चेंज हो जाता है? पानी का तो मास है, पानी का क्या है? मास है। रिलेटिव परमिटिविटी अंग्रेजी छोड़ो, रिलेटिव परमिटिविटी का हम फील दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। क्यों आया वो टर्म? हम चार्ज के जो बेसिक बिहेवियर है उनको पकड़ रहे हैं कि चार्ज किससे इंटरेक्ट करता है। फोर्स घटा ना, मतलब कोई ना कोई तो होगा जो इस फोर्स को घटाया होगा। वो कौन हो सकता है? कोई मास बॉडी हो सकती है? नहीं। कैसी बॉडी होगी? चार्ज बॉडी। कैसी बॉडी होगी? यहां कोई चार्ज बॉडी है? पानी है। पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है कि नहीं है? हवा में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, हवा में भी है, लेकिन इनकी डेंसिटी बहुत कम है। इतने दूर दूर है कि ये कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अरे बात समझ पा रहे हैं? अब सुनिएगा, होगा क्या कि ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कैसा चार्ज है? कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये क्या करेगा? क्या इस पानी के या इस मीडियम के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा? अरे करेगा। तो यहां पर नेगेटिव चार्जेस का एक जमावड़ा क्रिएट हो जाएगा, यहां पर ऐसे। अरे समझे कि नहीं? हम अकेले समझ रहे हैं। यहां पर कैसा चार्ज है? ये भी क्या नेगेटिव पार्ट, H2O के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो फिर यहां पर भी कैसा चार्ज बन जाएगा? नेगेटिव। कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। अब क्या हुआ? इसका जो नेट चार्ज है वो बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। पहले 10 माइक्रोकुलाम था, अब उसने अपने आस पड़ोस कुछ नेगेटिव चार्ज बना लिए, तो नेट चार्ज बढ़ा कि घटा? ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग यार। हाँ ऑब्वियस सी बात है, बट थोड़ा समझदारी के साथ आंसर करो। इतना लेट रिस्पॉन्ड करते हो तुम लोग। ये सोचो, यहां चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। एयर में था, तो एयर में भी वो क्या करना चाह रहा था कि आसपास हवा में जो इलेक्ट्रॉन्स है, भाई चार्ज का तो कैरेक्टर ही है ना कि अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मैं नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं नेगेटिव हूं तो मैं पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे पास पॉजिटिव होना भी तो चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए यार, और एयर में वो पॉजिटिव नहीं। अरे बात समझे? लेकिन जैसे पानी में गए, क्या हुआ? क्या डेंसिटी बढ़ गई? क्या एटम्स पास पास है? क्या अब इस पॉजिटिव के आस पड़ोस में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या दे आर क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन दिस वाटर? नहीं। इंडक्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को खींचा, सरफेस तक ले आया उस एटम के, लेकिन बाहर नहीं कर पा रहा है। अरे बात समझे ना? इलेक्ट्रॉन को बस एक्साइट किया, उस एक्साइटेशन से यहां कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है? कैसा? नेगेटिव। और इसके पड़ोस में? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना। इसी को आगे चल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी नाम दिया जाता
है। ये वो क्लाउड नहीं है, बट एज अ क्लाउड इसको कह लेते हैं कि इसके इसके इस तरफ यहां क्रिएट हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज है बेटा। तो अब ये बताओ यहां पे नेट चार्ज क्या होगा, बढ़ा कि घटा? नेट चार्ज घट गया, नेट चार्ज घट गया। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लैरिटी है, पक्का? अरे हाँ कि ना? क्या यहां भी नेट चार्ज घटा? तो क्या नेट फोर्स भी घट जाएगा? घट जाएगा। नेट फोर्स घटा है। क्या घटा है? क्या घटा है? नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 घटा है। Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। खूब पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है भाई साहब ये, समझ रहे हो ना? और हम अगर ढंग से ना पढ़े तो हमको हमेशा तोते में ही रहते हैं, उड़ा रहता है सब कि यहां पढ़ रहे हैं मीडियम पे डिपेंड करता है, और यहां पढ़ रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले? क्या नेट चार्ज बदल गया? सुनिए, सुन रहे हैं ना? यहां भी नेट चार्ज बदल गया, लेकिन अगर हम कहें कि इस Q1 की वजह से Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई चेंज हुआ? क्योंकि अभी आप एक लाइन पढ़ के क्या आए हैं, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज independent of position, nature and the magnitude of third charge, and the next line is but the net force on the charge will change. The net force on the charge will change because this one is positive and it is surrounded by negative charge. अरे बूझे क्या? क्या नेट चार्ज ही चेंज हो गया? नेट फोर्स चेंज हो गया, यस, लेकिन 1 का 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे क्लियर है? क्लियर है? तो इसने जिस रेट से घटाया उसी घटाने वाले रेट को रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी, परमिशन समझते हैं ना? इट इज ऑल अबाउट परमिटेंस। क्या भाई साहब? परमिटेंस कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे चार्ज पार्टिकल से इंटरैक्ट कर पा रही हैं। आप ड्रॉपर हैं तो हम आपसे ऐसी बात कर रहे हैं, वरना ना करते। हम ये जानते हैं कि क्या प्लस Q से ऐसे खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है? क्या नेगेटिव में जाती है? जाती है ना? जब ये हवा में था तो यहां कोई नेगेटिव चार्ज था? नहीं। कोई था? नहीं। यहां से 100 लाइन इंटरैक्ट कर रही थी, मान लो। कितनी कर रही थी? कितनी कर रही थी? जैसे ही पानी में डाले पड़ोस में क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के यहीं खत्म हो जाएगी। अरे हो गई कि नहीं हो गई? मान लो 70 यहां खत्म हो गई, कितनी यहां पहुंची? 30। क्या 70 यहां भी तो खत्म होंगी? अब इंटरेक्शन कितनी फील्ड लाइंस का हो गया? 30। क्या फोर्स घट गया? इसी वजह से इसका नाम रखा गया रिलेटिव परमिटिविटी, कि ये जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है, जो इंटरेक्शन का कारण है, क्या कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनको परमिट नहीं कर रहा है। अरे यार, क्या ही सुना रहा है ये, हमको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। अरे समझ आया क्या? क्या समझे? क्या समझे? ये लाइन का मतलब समझ आया? मीडियम चेंज किए तो क्या फोर्स चेंज हो जाएगा? क्या फोर्स बिटवीन टू चार्ज चेंज होगा या नेट फोर्स चेंज होगा? क्या चेंज होगा? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके तीसरे चार्ज के होने से कोई लेना देना? अरे क्लियर है क्या? तो यहां से क्या अंग्रेजी निकल के आई? व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम, फोर्स बिटवीन, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, two charges remains same, but net force on the charge is changed due to due to due to induced opposite charge around the point charge.
अरे क्लैरिटी है, बात समझ पाए? ये थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, ये जान लीजिए, अदरवाइज के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर सब कोई कर पाएगा। क्लियर? पल्ले पड़ा? बात समझ आई? कोई डाउट? कल सैटरडे है, कल संडे है, कल क्लास लगी है? कल क्लास लगी है? हमारा है, पहला ही क्लास है हमारा। 8 बजे मिलेंगे भैया। कल टेस्ट नहीं है ना? क्या? कल पढ़ा नहीं चाहिए? कल पढ़ना नहीं चाहिए? हाँ बेटा सही है, बहुत बढ़िया। एग्जाम संडे के दिन पढ़ जाए, संडे को एग्जाम नहीं देना चाहिए। हाँ, संडे को एग्जाम है ना, पढ़ना नहीं चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। हाँ हाँ, ए भाई ए सुनो, ध्यान दो, बच्चा 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 बच्चा, बस सुनो। अरे कल संडे यार, लिखना आराम। हम कुछ पढ़ाए नहीं आज लिखने लायक, सुनो तो। हाँ हम लिखवाएंगे यार, क्लास में लिखवाएंगे, लेकिन अरे सुनो तो यार, ए भाई ए सुना, आज ऐसा कुछ पढ़ाए नहीं है कि लिखो। आज तो जो आज तो जो पढ़ाए वो सब घर लिख सकते हो, तुमको याद रहेगा, ऐसे नोट्स बना के लिख लोगे। क्या क्या सुने हो? सुन भाई सुन, इधर ध्यान दो। नहीं शॉर्ट में पूरा नोट करना है, एक मां मुंह फूट जाएगा भाई। सुन, चार्ज क्या पढ़े? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अरे क्लियर है क्या? चार्ज बनाने के लिए कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? सब बोल के पढ़ेंगे यार, और थोड़ा सीधे बैठ जाओ तो। चार्ज बनाने के लिए कौन जिम्मेदार? बॉडी से निकला तो बॉडी कैसी चार्ज, बॉडी पे गया तो बॉडी। अरे क्लियर है क्या? क्या जाएगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन जाने वाला। क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है? अरे क्लियर है ना? मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज बनेगा वो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस है, नहीं बनेगा। क्या इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। सीजीएस यूनिट जानते हो क्या होता है? स्टैट कूलम। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज लिख दे रहे हैं यहां पे। हाँ, फेराड होता है यार, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज स्टैट कूलम, ईएसयू भी बोलते हैं भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या भाई? फेराडे, फेराडे बोलते हैं उसको, फराड बोलते हैं। वे कहां पढ़ रहे हो? अच्छा, जो तुम चार्ज वाली बात कर रहे हो, होता होगा कुछ। कैपेसिटेंस का यूनिट कह रहे हो? चार्ज का यूनिट होता है फेराडे, होता होगा कुछ। हाँ कोई बात नहीं, पता नहीं, इधर ध्यान। अरे यार तुम इधर आओ यार। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? क्वार्क। लिमिटेशन क्या है? क्वार्क में क्या 3 के पेयर में एटम होते हैं? 3 के पेयर में क्या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा? या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अरे क्लियर है क्या? क्या चार्ज मास की तरह वेरी करता है? इनवेरिएंट होता है ना भाई। चार्ज वेरी करेगा, मास में कोई चेंज होने वाला? रुका हुआ चार्ज क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? कांस्टेंट रफ्तार से दौड़ता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों करता है। अरे क्लियर है क्या? और वेरिएबल वेलोसिटी से चलने वाला चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे क्लियर है क्या? क्या चार्जिंग के 3 मेथड हैं? कंडक्शन, फ्रिक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन में क्या डायरेक्टली बैटरी से चार्जिंग होती है? क्या बैटरी चार्ज देता है? बैटरी चार्ज, क्या वो कंडक्टर से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है? अरे हाँ ना, या बोल रहे यार। इंडक्शन में जो चार्जिंग हो रही है वो परमानेंट है कि टेम्परेरी? कैसी चार्जिंग है? परमानेंट नहीं। बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना? 0। अब ये सब तुझे याद नहीं रहेगा क्या? ये सब सवाल बनाना कोई कठिन बात है? सब तो तुम ही बनाए हो यार। लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, अगर एक बॉडी चार्ज और दूसरी न्यूट्रल तब भी अट्रैक्शन होगा ना? क्या 2 लाइकली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट कर सकती हैं अगर साइज डिफरेंस बहुत? रिपल्शन क्या श्योरिटी टेस्ट है कि दोनों बॉडीज चार्ज हैं? अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है भाई, 2 बॉडीज अगर रिपल्शन हो रहा है मतलब दोनों चार्ज हैं। अब बट अट्रैक्शन में ऐसा नहीं, गेस एक अनचार्ज होगा तब भी क्या अट्रैक्ट होगा? बहुत बढ़िया। क्या इसके बाद कुलाम्स लॉ पे आ जाए भाई? कुलाम्स लॉ में क्या बोला? F12 बराबर F21। क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है?
क्या जिस लाइन के अलोंग रखे हैं चार्ज उसी लाइन के अलोंग लगता है? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, कांस्टेंट या जीरो। अगर जीरो हो गया तो हम लिखते हैं m1v1 बराबर क्या? m2v2। और अगर कांस्टेंट हो गया तो लिखते हैं m1, रुकना, यहां लिखते हैं भैया m1v1c बराबर माइनस m2v2c। प्लस लिख दीजिएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना? हाँ। वैसे माइनस यहां भी होता है, बट यहां हमको पता होता है कि एक एक्स में जा रहा है तो दूसरा माइनस एक्स में। अरे क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं? लेकिन यहां हमको पता नहीं चलेगा, तो यहाँ m1v1c बराबर माइनस m2v2c। ठीक, जरूरत नहीं पड़ता वैसे। क्वेश्चन ये सिंपल सिंपल सवाल बना लेंगे। अरे कोई दिक्कत है? नहीं। शेयरिंग ऑफ चार्ज समझ आया? क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एवरेज होगा? पहले जो चार्ज था, क्लियर है क्या? जैसे इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है? जीरो। पहले किसके कांटेक्ट में ले आए? बी के। बी के ऊपर चार्ज, तो क्या एवरेज हो गया? बी पे क्यू बाई टू, ए पे क्यू बाई। अब इसके बाद क्या सी के पास लेकर गए? ले गए ना, तो क्या इसका भी एवरेज हो जाएगा? तो 3q/4 और 3q/4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू k होता है? और k किसके बराबर? 1/4πε0। क्या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं? अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज की बात कर रहे हैं या नेट फोर्स की? नेट फोर्स की ना। जब किसी मीडियम में जाएंगे तो क्या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम से रिप्लेस हो जाएगा बेटा जी? अरे होगा हो। एप्सिलॉन एम को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या रिलेटिव परमिटिविटी क्लियर रहेगा? कोई मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर रहा है एज कंपेयर टू एयर, उसी का रेशियो क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। अरे क्लियर है क्या? जैसे एयर में 100 कर रहा था और मीडियम में 80 कर रहा है, मान लीजिए 80 कर रहा है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी उसकी? 80/100। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? बात समझ रहे हैं? उल्टा होता है, उल्टा होता है। क्वांटिटी उल्टा चलती है। एप्सिलॉन रेशियो कैसा है? प्रोपोर्शनलिटी का है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई बात नहीं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे तब बात करेंगे, छोड़ो। ये बात क्लियर है कि जब तुम मीडियम में जाओगे, किसी मीडियम में लेके चले जाओगे, तो क्या फोर्स घट जाता है? अरे घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि फोर्स बिटवीन टू चार्ज, क्या भाई साहब, किस पे डिपेंड करेगा? तीसरे पे करेगा? नहीं। तीसरे के पोजीशन, नेचर, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब। लेकिन क्या इसके ऊपर नेट फोर्स बदल जाएगा? बढ़ेगा, घटेगा, या कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ना। वो डिपेंड करेगा कि नेट फोर्स जा कहां रहा है। अरे क्लैरिटी है? अगर एंगल 90 से छोटा है तो नेट फोर्स बढ़ेगा, 90 से बड़ा हो गया तो घटेगा। अरे क्लियर है क्या? चार्ज नेगेटिव है तो अलग होगा, पॉजिटिव है तो अलग होगा, बट चेंज होगा, नेट फोर्स चेंज होगा। जैसे हम इस पूरे सिस्टम को उठा के पानी में डाले, क्या ये पानी के एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको अपनी तरफ खींचने लगा? क्या अपने आसपास खूब सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर लिया? क्या नेट चार्ज इसका घट गया? अरे हाँ ना, तो बोल रहे यार, क्या इसका भी नेट चार्ज घट गया? क्या नेट फोर्स घट गया? नेट, हाँ नेट फोर्स तो घटा ना, लेकिन 1 और 2 के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे नहीं आया? अरे समझ आया? देख, कुछ ऐसी चीज पढ़े हैं जो थोड़ा सा भी लगा हो अरे बड़ा कठिन है, टाइम पास यार। सुन, याद है? अब नहीं, काहे अब नहीं? टाइम कहां हुआ? 12:30 तक है ना? 12 तक है? 12 तक है? अच्छा, 12:15 है ना? हाँ तब क्या है यार। अरे थोड़ा सा पढ़ा दे, अभी 8-10 सवाल लगा लेंगे ना खट से 5 मिनट में यार। क्या 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 फैराडे यूनिट होती है चार्ज की? क्या होता है? किसके बराबर होता है? हाँ, 1 फैराडे 96,500 कूलम। अच्छा ठीक है, याद कर लेना भाई।
हमको नहीं पता था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अरे चलो कहीं भी रहे हम याद रख लेंगे। क्या है? 96,500 खुला। सुनो सुनो सुनो, ओ भाई इधर ध्यान दो। सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया, द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन सुनते जाओ सब। क्या पूछा? मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। बोलो कितना हो सकता है? ये Q1, ये क्या Q2, बीच में गैप कितना? 1 मीटर। तो एक बच्चा मेरे पास सवाल लेके आया, ये कह रहा सर चार्ज तो दिया ही नहीं है, तो मिनिमम फोर्स निकालें क्या? तो फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या चार्ज दिया है सवाल में? नहीं, मिनिमम फोर्स बोल दिया ना। तो फोर्स मिनिमम तभी होगा जब चार्ज तेरा मिनिमम होगा। मिनिमम चार्ज कितना? E। तो फोर्स कितना हो गया? के ई स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, या F बराबर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे क्लियर है भाई? अरे क्लियर है क्या? इससे छोटा कोई चार्ज संभव नहीं है। दीदी कल बतिया लीजिएगा। क्या बतिया रहे हो तुम लोग बे? ए इधर, तुम लोग को बड़ा इंटरेस्ट है यहाँ क्या बात चल रही है देखने में। हाँ यार, फेब्रवरी आ गया यार, नरक साला। तो हमें दिखावा करना पड़ता है यार। हाँ भाई क्या ज्वाइन कर, क्या ज्वाइन कर ले? बजरंग दल ज्वाइन कर लें? हे भाई सुनो 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 सुनो, F बराबर क्या? ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा सुनो, एक हमारे पास चार्ज है कितना? Q। दो हमारे पास बॉडीज हैं A और B, दोनों अनचार्ज है। दो बॉडीज है, दोनों अनचार्ज है। दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस A अपार्ट। कितनी दूर रखे? A पर। कहा गया इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स कब होगा? इसी चार्ज को इनके और इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है क्या? Q को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम हो। तो ये Q1 और ये क्या? Q2। तो अपन क्या लिखेंगे? Q बराबर क्या? Q1 प्लस Q2। अगर हम कहें Q1 Q है तो Q2 क्या Q माइनस Q होगा? तो फोर्स बराबर कितना? के क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब जानते हो क्या? मान लो कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर है, गिवन नंबर, मान लो 20 25 30 35 कुछ भी दिया हुआ है। क्लियर? उसको दो हिस्से में ऐसे तोड़ो कि उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, तो वो तभी होगा जब दोनों को बराबर बराबर तोड़ोगे। जैसे मान लो 10 है, तो 10 के दो बराबर हिस्से, 5 और 5, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 25। इसके अलावा 10 को और किसी पार्ट में तोड़ लो, 25 से ज्यादा होने वाला नहीं है। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो मैं कह रहा हूं कि Q बराबर कितना हो जाएगा? Q/2। अरे क्लियर है क्या? Q बराबर कितना हो जाएगा? Q/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? कठिन लग रहा है? नहीं। फोर्स कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, फोर्स कितना हो जाएगा? F मैक्स के क्यू स्क्वायर अपॉन, अरे टू टू था ना यार, 4a स्क्वायर, या क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। अरे हो गया? समझ गए? यही है सब, सस्ता था ये देखो। When the distance between the two charge particle is half the force between them, डबल 4 टाइम्स है। F is inversely proportional to R स्क्वायर भाई साहब, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। ये देख, कह रहा a certain charge Q is divided at first in two parts Q and Q minus Q. Later on the charges are placed at the certain distance. If the force of interaction between the two charges is maximum, then Q by Q का रेशियो कितना होगा? Q by Q का रेशियो कितना होगा? अरे 1/2 पढ़े हो ना? अरे भाई Q बराबर क्या पढ़े हो? Q/2 ही तो पढ़े हो, पढ़े हो ना? तो क्या होगा? Q/Q बराबर 2। कौन सा आंसर है?
कौन सा है? बी। और देख कह रहा फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर हैव कितना? सेम चार्ज इज एफ। मतलब ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, यहां चार्ज क्यू है, यहां चार्ज कितना है? क्यू। इनके बीच में फोर्स कितना है? गैप ए है, फोर्स कितना है? एफ। तो एफ बराबर क्या लिखेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखेगा। क्या बोला इधर से? 50% चार्ज वन स्फीयर से ट्रांसफर कर दिया गया कहां? अदर स्फीयर पे। 50% से यहां से हटा दोगे तो क्या बचेगा? क्यू बाई टू। यहां डाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 3 क्यू बाई 2। अरे क्लियर होगा? क्या हो जाएगा? अरे यहां 3 और ये 2 दूना 4, यही तो बड़ा ना। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 3F/4। हम लगाएं क्या? पक्का ना? एफ डैश बराबर के इंटू क्यू बाई टू इंटू 3 क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, मतलब 3/4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये क्या एफ के बराबर है? और देख कह रहा टू बॉल्स कैरी 7 माइक्रोकुलम -5 माइक्रोकुलम अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स एफ। इफ -2 माइक्रोकुलम चार्ज इज एडेड टू बोथ, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 और ये कितना? 7 ना। कोई फर्क पड़ेगा फोर्स पे? एफ ही रहेगा यार। नहीं आया? आया भाई। ये देख two small balls having equal positive charge q on each are suspended by two insulating strings of equal length L meter from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken into a satellite into space where there is no gravity. Then the angle between the two strings is, दो पेंडुलम लटका दिए, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। ग्रेविटी होता तो कहीं ऐसे लटक रहे होते, ग्रेविटी नहीं है, क्या सीधे हो जाएंगे? कितना? 180। ये देख कह रहा 2 point charges are placed at distance r in air exert a force F. The distance at which they exert same force when placed in certain medium of dielectric constant K. क्लियर है क्या? तो जब एयर में रखे थे तो हमने कहा फोर्स है कितना? 2 point चार्जेस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो है। जब मीडियम में रख दिए गए तो क्या के अपॉन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला के आ जाएगा? अरे नहीं आया। रुक 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 के को क्या लिख सकते हो यहां पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या कितना और कितना? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ डैश जब तुम मीडियम में चले गए तो क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन एम? एप्सिलॉन एम ना। और यहां क्या? Q1 Q2 अपॉन आर डैश का स्क्वायर। क्या दोनों फोर्स बराबर बोलने के लिए बोल रहा है? कह रहा द डिस्टेंस एट विच दे एक्सर्ट सेम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम। काट दिए 4 पाई से 4 पाई, Q1 से Q2, तो क्या हो गया? एप्सिलॉन एम इंटू आर डैश का, बोल बोल बोल, आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये बराबर क्या हो गया? 1। बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या के होता है? तो आर डैश का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई के हो जाएगा। तो आर डैश बराबर कितना? आर बाई रूट के। आंसर क्या हो गया? 3rd। इसका मतलब ब्रीफ सॉल्यूशन है एक तरह से देखा जाए, एक्सप्लेन्ड सॉल्यूशन। अरे क्लैरिटी है? और देख यहां देख पहले सवाल पढ़ के रहा। 2 point charges in air at distance 20 centimeter from each other interact with a certain force. At what distance from each other should these charges be placed in oil of relative permittivity 5 to obtain the same force of interaction? क्या जस्ट पिछला सवाल है? क्या यहां तुझे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालने के कह रहा, सेम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए क्या डिस्टेंस अब नंबर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं? अरे करना है यार, क्लियर है ना? तो अब एक अच्छा बच्चा इसको प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा समझदारी से प्रैक्टिस करेगा और ये रिजल्ट याद कर लेगा। अरे क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बता, यहां पे क्या लिखेगा? आर डैश बराबर क्या लिखेगा? आर बाई रूट के। आर का वैल्यू तुझे पता है 20 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई रूट के कर देना यार। अरे क्लियर है? चल और देख यहां क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हो गया, छोड़ दें। चलिए कल मिलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और बातों के साथ। एक दिन और लगेगा कुलाम्स लॉ में, 8 बजे। हाँ 8 ठीक भाई। कल संडे, जब तक मेरी बीवी सो के उठेगी तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, समझा करो यार तुम।